नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप, और शुरुआत देश के लिए सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ। देश के रतन नहीं रहे। अमर उजाला के साथ साथ बाकी अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को तरजीह दी है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब दुनिया में नहीं रहे। बीती रात मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में रतन टाटा ने आखिरी सांस ली है। 86 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक दिग्गजों के साथ ही कई बड़ी हस्तियों ने भी ट्वीट करते हुए शोक जताया है। बिल्कुल, कल देखिए जिस दौरान ये खबर आ रही थी पूजा, बहुत हर कोई इस चीज़ को पहले ऑफिशियल तौर पर कंफर्म करना चाह रहा था। बिल्कुल, क्योंकि रतन टाटा जिस तरह से एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, उनके बारे में हर कोई पहले श्योर होना चाहता था। लेकिन देर रात जिस तरह से खबरें आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। और उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी ने दुख व्यक्त किया। और सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया वो सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। किस तरह से एक बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ उनका जो स्वभाव था, जो सिंप्लिसिटी थी, वो हर किसी को अट्रैक्ट करती थी। और इसीलिए हर कोई उन्हें भारत रत्न कहता था। हालांकि पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन जो सम्मान उनका हर किसी के दिल में था वो वाकई जी बिल्कुल चारुल, उनका सम्मान सबके दिल में रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन जो उनका सम्मान था वो भारत रत्न से कहीं कम नहीं था। उनका नाम ही सिर्फ रत्न टाटा नहीं था, बल्कि वो भारत के रत्न थे। और शायद इसीलिए मुंबई के माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे तमाम कई अनगिनत सम्मान उनको प्राप्त हुए, लेकिन वो सम्मान उनको प्राप्त होना सम्मान के सम्मान को बढ़ाता था। ये तस्वीर में मैंने आपको दिखाई। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने देखे इन खबरों को अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जगह दी है। रतन टाटा के लिए कहा जाता है कि एक बार जब किसी देश में उनको देश के नागरिकता का सर्वोच्च सम्मान मिलने वाला था, उस दौरान वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पेट, उनका कुत्ता बीमार था। तो इस दौरान जब उन्हें वो सम्मान मिलने के लिए उनका नाम अनाउंस किया गया, तो उन्होंने बोला कि वो नहीं आए हैं क्योंकि उनका पेट बीमार है, और मंच से बोला गया, इसीलिए वो रतन टाटा हैं। चारुल, और शायद इसी वजह से लोग श्योर भी होना चाहते हैं रतन टाटा के नाम को लेकर के, इसलिए श्योर होना चाह रहे थे क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरीके से खबर आई थी, बिल्कुल, और फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। तो लोग चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये खबर झूठ साबित हो जाए और एक बार फिर से इस खबर को काटती हुई ये खबर आए कि रतन टाटा ठीक हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। देखिए, इसी से जुड़ा एक और वाकया, जिस तरह आपने जिक्र किया, एक और वाकया रतन टाटा के बारे में कहा जाता है कि जब उनसे पूछा गया कि आज आपके पास सब कुछ है, तो आपके पास जिंदगी में खुशी का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, धन दौलत, नाम, सब कुछ है, बड़े उद्योगपतियों में मेरा नाम जो है वो गिना जाता है, लेकिन मुझे सुकून नहीं है। तो वो बताते हैं कि एक बार वो दिव्यांग बच्चों को बाइसिकल्स देने के लिए जाते हैं और वहां पर एक बच्चा जो उन्हें बार बार रोकता है। रतन टाटा हैरान हो जाते हैं, मुड़कर उसे देखते हैं। वो बच्चा उनके पैर पकड़ लेता है और वो कहते हैं कि क्या तुमको कुछ और भी चाहिए? तो वो बच्चा कहता है कि मैं आपका चेहरा याद करना चाहता हूँ, ढंग से देखना चाहता हूँ, कि ताकि जब स्वर्ग में आपसे मैं मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ। और तब रतन टाटा महसूस करते हैं कि वाकई ज़िंदगी में असली सुकून का अर्थ यही है। और इसका जिक्र उन्होंने बाकायदा एक बार अपने एक इंटरव्यू में, टेलीफोनिक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था कि ये पैसा, धन, दौलत, ये कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी का असली सुकून यही है कि अगर आपके चेहरे, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके, और इसीलिए वो रतन टाटा थे। बिल्कुल, ब्रांडेड कपड़े हर कोई पहन लेता है, लेकिन ब्रांडेड जिंदगी रतन टाटा के पास है। तो ब्रांडेड जिंदगी बनाइए, ब्रांडेड ब्रांड अपने नाम के साथ आप चिपका लेंगे, लेकिन जब आप जाएंगे, खाक हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? ब्रांडेड जिंदगी बचेगी जो रतन टाटा के पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, हम प्रकृति से दूर होते चले गए। ये कौन कह रहा है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के
संस्थापन दिवस समारोह का दीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में जड़ी बूटियों और वन औषधियों के ज्ञान की परंपरा हमेशा से समृद्ध रही है, मगर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई हम प्रकृति से दूर होते चले गए। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस खबर को जगह, दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई हम प्रकृति से दूर होते चले गए। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के संस्थापन दिवस समारोह के दौरान कह रही थी। बिल्कुल, देखिए ये तो वाकई कहा जा सकता है कि आधुनिकता ने कहीं ना कहीं रिश्तों में एक खटास ला दी है, या ये कहा जा सकता है कि अपनों को अपनों से ही दूर कर दिया है। और देखिए, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के लिए कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन जो दो लोग दूर हैं उन्हें आपके पास कर देता है, लेकिन जो पास बैठे हैं उन्हें आपसे दूर कर देता है। और इसीलिए आधुनिकता में कहीं ना कहीं इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपनों से दूर ना हो। आधुनिक विचार होना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आधुनिकता आपके जीवन पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज से जुड़ा एक कार्यक्रम था जिसमें वो पहुंची थी। वन औषधियों में ज्ञान परंपरा के लिए उन्होंने कहा कि जैसे आधुनिकता बढ़ती गई हम प्रकृति से दूर होते गए। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा गांव में स्टार्टिंग में जब हम देखते थे कि एसी कूलर नहीं हुआ करते थे तो हम पेड़ के नीचे बैठा करते थे। उस दौरान एक प्रकृति से जुड़ाव हमारा होता था। लेकिन अब जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है, लोग एक दूसरे से भी दूर हो रहे हैं और प्रकृति से भी दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देखते हैं कि लोग घूमने के नाम पर डिस्क जाते हैं, पब जाते हैं। पहले जाते थे, प्रकृति से जुड़ते थे। वही महामहिम की ओर से कहा गया कि हम जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल चारुल, और मेरे ख्याल से शायद हम एक एग्जाम्पल दें तो दर्शक इस बात को और ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। आजकल आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग जगहों पर जब मीम्स देखते होंगे तो उसमें एक तस्वीर बड़ी वायरल होती है कि बच्चे नानी के घर गए हुए हैं और अपने अपने फ़ोन में सभी बिजी हैं और नानी बैठी हुई हैं। नानी के पास छुट्टियां मनाने गए हैं, दादी के पास छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन सभी अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो अकेली की अकेली हैं। तो इसी दूरी की बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही थी, प्रकृति से दूरी की बात कर रही थी, अपनों से दूरी की बात कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रकृति और अपनों से जो अपनेपन का अभाव हम लोगों के बीच में एक खाई की तरह रह गया है, वो शायद आधुनिकता के बढ़ोतरी की वजह से देखने को मिल रहा है। विकास की अति नहीं होनी चाहिए और कहा भी जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेसी नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उन पर चर्चा की शुरुआत जाति से ही करती है। कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटती है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब भी बात होती है तो कांग्रेस हमेशा हिंदुओं की जब बात करती है तो जातियों में बांट देती है, लेकिन जब बात मुसलमानों की होती है तो तब जातियों का जिक्र नहीं किया जाता है, तब मुंह पर ताला लगा लेती है कांग्रेस। दरअसल महाराष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई थी और उसी दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें कही। और देखिए, इसी के साथ साथ हालांकि उन्होंने जो हरियाणा में जीत हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए, देश ने बता दिया है कि देश का मूड क्या है। जीत की हैट्रिक हरियाणा में दरअसल लगाई है और महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की वर्चुअली आधारशिला रखी थी।
और इसी दौरान उन्होंने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। कांग्रेस जानती है कि हिंदू जितना बटेगा उसे उतना ही फायदा होगा। कांग्रेस हर चुनाव में यही फॉर्मूला अपनाती है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले और न्यूज़पेपर्स उसको कवर ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग पेज पर इस खबर को जगह दी है। देखिए, जैसा कि चारुल आपको बता रही थी, उसी तरीके से इस खबर की हेडिंग है, हिंदुओं को बांटने की साजिश हुई ध्वस्त। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। एक बार मैं आपको खबर बता देती हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि इसने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। लोगों ने दिखा दिया कि वो कांग्रेस और शहरी नक्सलियों की घृणित साजिशों का शिकार नहीं होंगे। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, शहरी नक्सलियों का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। पीएम ने दावा किया कि हरियाणा के दलित वर्ग ने भाजपा को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। पीएम ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कहीं भी कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करता है। और इसी को कोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को बांटने की जो साजिश थी वो साजिश ध्वस्त हो गई है। बिल्कुल, ये बेहद अहम बातें कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, और उन्होंने यही कहा कि देखिए, अगर कोई ऐसी पार्टी है जो कि हिंदुओं को बांटने का काम करती है जातियों के आधार पर, तो वो कांग्रेस है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की राज में सिर्फ और सिर्फ आज तक भ्रष्टाचार हुए। हरियाणा की जीत पर उन्होंने कहा कि देखिए, देश ने तो बता दिया है कि देश का मूड क्या है, लेकिन कांग्रेस पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बातें कही, परिवारवाद को लेकर बातें कही, और साथ भी ये भी कहा कि हिंदुओं को बांटने का काम तो कांग्रेस करती है, जब बात मुसलमानों की होती है तब कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की नई सरकार में नए चेहरों को तरजीह मिलेगी। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण विजयदशमी के बाद होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे मुख्यमंत्री, ये तय है, मगर तीसरे कार्यकाल की सरकार में 2 डिप्टी सीएम के साथ ज्यादातर नए चेहरे नजर आने वाले हैं। सरकार को समर्थन की घोषणा करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों में से एक को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी की रणनीति शपथ ग्रहण समारोह के जरिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन करने की है। ऐसे में समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत घटक दलों के सभी अहम नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। नई सरकार के गठन में बीजेपी की बड़ी प्राथमिकता विपक्ष के आरोपों से बनी आरक्षण और संविधान पर खतरे की धारणा को साफ करना होगा। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में अब नए चेहरों को तरजीह मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में नई सरकार में नए चेहरे होंगे, ये तो अब स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री थे, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, वो दिल्ली में थे और यहाँ पर उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन देखिए, हरियाणा में जो नया कैबिनेट बनेगा उसमें नए चेहरे होंगे, ये तो खबरें आ ही रही हैं। लेकिन सबसे अहम चीज है कि आपने मनोहर लाल खट्टर का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जो बैठक होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अनिल विज भी खुद को एक एलिजिबल कैंडिडेट मान रहे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव में बीजेपी ने ये कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जब ये पहले से ही फिक्स था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो फिर ये विरोधाभास कैसा है, और इस तरह की जो बयानबाजी है, जैसे मनोहर लाल ने, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके मुख से ऐसी बातें जो है वो क्यों सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए, चुनाव से पहले भी अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया, जैसा कि चारुल आपको बता रही हैं। और अनिल विज के बारे में देखिए, ये भी कहा जाता है कि जब जब मुख्यमंत्री पद की चर्चा होती है, क्योंकि वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं अनिल विज, राजनेता, पुरोधा,
और साथ में सत्ता और प्रशासन दोनों पर ही, चूंकि गृह मंत्रालय हर बार उन्होंने कई बार संभाला, इस वजह से सत्ता और प्रशासन दोनों पर ही उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स में से एक हरियाणा में और बीजेपी के स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स में से एक वो माने जाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करने में अपनी इच्छा जाहिर की थी। हालांकि इसको एक तरीके से देखा जा रहा था कि अनिल विज ब्राह्मण वोटर्स को अपने सपोर्ट में करने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव कंडक्ट हो चुके हैं, रिजल्ट सामने आ चुका है, तो इस तरीके का बयान दोबारा से आना और पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आना कि आला कमान तय करेंगे कि अभी मुख्यमंत्री कौन होगा, बहुत सारी स्थितियों को स्पष्ट करते करते भी अधर में लटकाता है। और अब खबर सामने आ रही है कि नए चेहरों को तरजीह मिलेगी और खास तौर पर ये समझ लीजिए तरजीह इसलिए भी मिलने वाली है क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर एक तरीके का बार सेट करना चाहेगी कि कांग्रेस लगातार जिस तरीके का आरक्षण से संबंधित दलित विरोधी होने का और तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके के बयान और आरोप लगा रही थी बीजेपी के ऊपर, उसको बीजेपी नए चेहरों के जरिए जरूर ब्रेक करना चाहे। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि मनोहर लाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका ये बयान आना कि अभी विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि एक बार फिर से वो राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए? अनिल विज का आपको याद होगा जिस दौरान बैठक हुई थी कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, जिस दौरान उस दौरान ये माना जा रहा था कि शायद अनिल विज का नाम हो सकता है, नाम नहीं हुआ तो वो नाराजगी दिखाते हुए बैठक से बाहर चले गए थे और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जनता ने जीत का सेहरा भी बांध दिया है। तो फिलहाल तो अगर बीजेपी की ओर से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि चेहरा बदला जा सकता है। वहीं निर्दलियों की बात कर लें तो 3 निर्दलियों ने सपोर्ट किया है बीजेपी को और ये भी खबरें हैं कि उनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें संभवतः ये माना जा रहा है कि सावित्री जिंदल का नाम हो सकता है। एक महिला के तौर पर भी उन्हें तरजीह दी जा सकती है। बाकी कैबिनेट के नए चेहरों का जिक्र तो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में हार से INDIA में रार देखने को मिल रही है। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। हरियाणा में कांग्रेस की हैरान कर देने वाली हार के बाद INDIA गठबंधन पूरी तरीके से हतोत्साहित नजर आ रहा है। सियासी रूप से बेचैन विपक्षी खेमे में घटक दलों ने खुलकर कांग्रेस पर दबाव बनाने का दांव चल दिया है। तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी ने कांग्रेस को तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शिवसेना UBT ने गठबंधन के साथ कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो देखिए ये सबसे अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसे ही हरियाणा में चुनाव हुआ और एग्जिट पोल्स जो हम देख रहे थे पूजा, उसमें ये नजर आ रहा था कि सरकार जो है वो कांग्रेस बहुत आसानी से बना लेगी। लेकिन जैसे जैसे EVM खुलना शुरू हुई उस दौरान हमने ये देखा कि नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के बजाय बीजेपी के खाते में चले गए। बिल्कुल, और देखिए इस खबर को पब्लिश करते हुए किन किन चेहरों को यहाँ पर खबर में लगाया गया है वो जो है फोकस की बात है। मनीष सिसोदिया का चेहरा आप यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए फारूक अब्दुल्ला, अब माफ़ कीजिएगा उमर अब्दुल्ला हैं यहाँ पर, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, और दूसरी तरफ संजय राउत को आप देख पाएंगे और भी 2 फेसेस को यहाँ पर जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर में अभी अलायंस की गवर्नमेंट बनी है और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलायंस करना चाह रही थी, लेकिन वो अलायंस सक्सेसफुल हो नहीं पाया और इसी वजह से वोटों का डाइवर्जन हुआ और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। एक बार मैं खबर आपको बता देती हूँ। हरियाणा में कांग्रेस की हैरान करने वाली हार से विपक्षी गठबंधन INDIA में रार छिड़ गई है। सियासी रूप से बेचैन विपक्षी खेमे के घटक दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाने का खुलकर दांव चल दिया है। तृणमूल कांग्रेस से लेकर शिवसेना UBT और आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने चुनाव के नतीजों के 24 घंटे के भीतर ही अलग अलग तेवर दिखाते हुए कांग्रेस की राजनीतिक जमीन में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाने की कोशिश की है। कई विपक्षी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो जहां कमज़ोर हैं वहां क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करती हैं, लेकिन जब उसे लगता है कि राज्य में वो मजबूत है तो वहां गठबंधन नहीं करती। तृणमूल कांग्रेस ने जहां गठबंधन पर कांग्रेस के दोहरे मापदंड को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं शिवसेना UBT ने गठबंधन के साथ कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। आगामी दिनों में देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो संजय राउत का बयान
शिवसेना यूबीटी ग्रुप गुट से अब सामने आने लगा है। और सिर्फ शिवसेना यूबीटी ही नहीं बल्कि घटक दलों के जो माफ कीजिएगा INDIA के जो घटक दल हैं उनके अलग अलग स्वर अब देखने को मिल रहे हैं। INDIA में शामिल दलों के इन तेवरों से साफ है कि हरियाणा में नतीजों के बदले सियासी हालात में कांग्रेस पर महाराष्ट्र और झारखंड, जहां के निकटतम भविष्य में विधानसभा चुनाव हैं, घटक दलों को गठबंधन में ज्यादा भागीदारी देने का दबाव डाला जा रहा है। मैंने फेसेस से ही आपको क्लियर किया कि किस तरीके से देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इन दोनों जगहों पर कांग्रेस पर दबाव बहुत ज्यादा होगा कि राज्य में उनकी हिस्सेदारी कम और क्षेत्रीय दलों की हिस्सेदारी और ज्यादा हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कि कल संजय सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम तो गठबंधन करना चाहते थे लेकिन हमें तो कुछ समझते ही नहीं है। संजय राउत ने भी कहा कि कांग्रेस ने जीती हुई बाजी को सिर्फ अपनी रणनीति की वजह से हरा दिया है। वहीं देखिए अब संजय राउत की बात कर लें तो ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव है, कुछ खबरें अंदर खाने ये कहती हैं कि वहां पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गठबंधन के अंदर, और इसीलिए शायद संजय राउत का ये बयान जो है वो हो सकता है। खैर, चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंची है कांग्रेस। 99% बैटरी वाली EVM सील करते हुए जांच की मांग उन्होंने कर दी है। बिल्कुल, देखिए ये हम खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने कल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और यहाँ पर देखिए आपको याद होगा कि जब हरियाणा में नतीजे आए थे उस दौरान ये माना जा रहा था कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। 99% बैटरी वाली EVM की जांच की मांग की है कांग्रेस के डेलीगेशन ने। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल ये खबर क्या है। दरअसल कांग्रेस की ओर से ये कहा गया, कल पवन खेड़ा जो है और कुछ और चेहरों के साथ वो पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर। पवन खेड़ा की ओर से दरअसल ये कहा गया कि जो EVM की बैटरी थी वो 99% कैसे शो हो रही थी, जबकि सामान्य तौर पर तो ये 60 से 70% ही बैटरी शो करती है। तो पहला मुद्दा तो ये था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बैलेट पेपर की गिनती की जाती है तो कांग्रेस लीड करती है, EVM के खुलते ही सारा माजरा जो है वो पलट जाता है। वहीं आपने जयराम रमेश का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की तो हार हो गई। उन्होंने कहा कि हम ये जो नतीजे हैं इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। पवन खेड़ा की ओर से ये भी कहा गया कि आगे भी अभी शिकायतें जो मिलेंगी हम उन्हें भी इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखेंगे। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आप इस पर ये स्पष्ट करें, क्योंकि ऐसे बयान जो हैं वो पहले कभी नहीं आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आप इस पर जवाब दें कि आखिर इस तरह के बयान जो हैं वो लगातार क्यों आ रहे हैं। देखिए हरियाणा के जो नतीजे आए वो बीजेपी के पक्ष में गए, लेकिन यही सोचने वाली बात है कि यही EVM जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इस्तेमाल हुई थी। वहां पर NC और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो सरकार बनाने में सफल रहा। तो कांग्रेस को जिसे हरियाणा में EVM पर भरोसा नहीं है उसे उसी EVM पर जम्मू कश्मीर में भरोसा क्यों हो जाता है। और देखिए इस दौरान यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज का जिक्र चारुल ने भी किया। तो मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगी, यहाँ पर पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने पानीपत के एक बूथ का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जब जहाँ पर EVM की जो बैटरी है वो 90% चार्ज दिखा रही थी, वहाँ पर EVM में बीजेपी लीड कर रही थी और जितनी भी EVMs में 90% के ऊपर चार्जिंग थी उसमें बीजेपी ने लीड किया। जहाँ पर EVM की जो बैटरी थी वो 40 से 50% थी, उन EVMs में कांग्रेस ही लीड कर रही थी। ये माजरा क्या है ये हमें समझना है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि EVM के साथ छेड़छाड़ की गई, EVM को हैक किया गया और हैक करते हुए EVM को 20 सीटों के नतीजे पर हेरा फेरी हुई है। इस बात का जिक्र कांग्रेस कर रहा है और कांग्रेस का जो डेलीगेशन था वो चुनाव आयोग पहुंचा और अपनी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई है। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 370 पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, ऐसा उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा गया। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का वादा करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के अब सुर नरम पड़ गए हैं।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इस एजेंडे को लेकर हम केंद्र सरकार के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिन्होंने अनुच्छेद 370 छीना है उनसे वापसी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। फिलहाल इस मामले को किनारे रख हमारी प्राथमिकता केंद्र से बेहतर समन्वय बनाकर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर पूजा, ये सोचने वाली बात है कि जिस दौरान चुनाव प्रचार चल रहा था, लगातार उमर अब्दुल्ला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, वो ये कह रहे थे कि 370 को हटा दिया जाएगा। हटाया तो गया, माफ कीजिएगा, दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे सरकार बनने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने वोट तो दे दिया है, चुन तो लिया है उन्हें, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, कल उनका बयान भी आया था कि हम इस मुद्दे को जीवित रखेंगे, हम ये मुद्दा लगातार उठाते रहेंगे। तो सवाल ये है कि आपने जिस दौरान चुनाव प्रचार किया तो आपने ये कहा था कि आप इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे और 370 फिर से लगाएंगे, फिर अब ये बयान जो है वो हल्के पड़ते क्यों नजर आ रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, भाजपा से 370 की पुनर्बहाली की उम्मीद मूर्खता। आपको याद होगा कि जिस दौरान राहुल गांधी की जनसभाएं चल रही थी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साथ में इल्तिजा मुफ्ती, इन सभी की जनसभाएं जिस दौरान चल रही थी, उस दौरान भी कई बार न्यूज़ इंडिया ने सुर्खियां अखबार की और अलग अलग खबरों को पढ़ते हुए इस बात को क्लियर किया था कि 370 को हटाना, यानी कि उसको रिप्लेस करना, हटा देना, रिपील कर देना और उसको बहाल करना वापस से, ये राइट किसका है बताइए? ये राइट है, पूरा अधिकार क्षेत्र ये केंद्र का है। और केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और बार बार हमने आपसे यही कहा कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, क्योंकि केंद्र के साथ में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का पैकेज, इसके अतिरिक्त 370 की पुनर्बहाली, ये तमाम बातें मात्र कोरी बात है। इसकी बहाली नहीं हो सकती है जब तक केंद्र सरकार ना चाहे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आप देखिए कि अभी तो 370 की बात हो रही है। अमित शाह तो पीओके को लेकर भी बयान दे चुके हैं कि पीओके हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। ऐसे में कश्मीर में जो मैंडेट मिला है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, और खासकर कश्मीर क्षेत्र में देखिए 47 सीटें हैं और वहां पर बीजेपी को एक बड़ा जीरो मिला है। तो ये तो है कि जम्मू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का था, लेकिन कश्मीर की जनता ने बीजेपी के जो डिसीजंस रहे उन्हें स्वीकार नहीं किया। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां पर जो मैंडेट गया वो एनसी और कांग्रेस के फेवर में गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो लगातार ये कह रहे थे कि 370 को फिर से बहाल किया जाएगा, वो अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो क्या वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर कि जिस दौरान चुनाव प्रचार कर रहा था उन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया, और उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को जीवित रखेंगे। तो देखिए मुद्दा जीवित रखने के लिए उन्होंने, यानी जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया है। जनता को ये उम्मीद थी, कश्मीर की जनता को, कि शायद वो कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि 370 एक बार फिर से बहाल हो सके, उन्हें जो चीजें मिल रही थी, उनके जो हक थे वो एक बार फिर से मिल सके और पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सके। बिल्कुल, एक बार मैं ये खबर पढ़ के आप तमाम लोगों को सुना देती हूँ। जम्मू कश्मीर चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि भाजपा से अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली की उम्मीद करना मूर्खता है। कहा, गठबंधन सरकार अनुच्छेद 370 के बजाय राज्य का दर्जा बहाल करने को प्राथमिकता देगी। गठबंधन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली कराने का ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा। विधानसभा के पहले सत्र में भी यही प्रस्ताव होगा। उन्होंने ये बात जोड़ी है कि गठबंधन सरकार स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र से टकराव नहीं बल्कि समन्वय से काम करेगी। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर अपने रुख में नरमी लाते हुए उमर ने कहा, यह हमारा मूल राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहता। जिन लोगों ने इसे हमसे छीना है उनसे इसे लौटाने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। तो ये तमाम बातें, जैसा कि चारुल ने भी आपसे अभी कहा कि मैं जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहता, ये उमर अब्दुल्ला ने कोड किया है। तो वापस से सवाल वहीं पर खड़ा होता है कि जिस दौरान आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? जनता को भ्रमित कर रहे थे या फिर जनता को बरगला रहे थे? इन तमाम बातों का जवाब भी अब शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलकर ही देना होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा नाना पटोले की ओर से कहा गया है। नाना पटोले ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को मिली चुनावी हार का महाराष्ट्र में उसकी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों राज्यों में राजनीतिक गतिशीलता मौलिक रूप से अलग है और महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास एक मजबूत जवाबी नैरेटिव है जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विरोध से परे मतदाताओं को प्रभावित करता है। नाना पटोले ने पुष्टि की कि महाविकास अघाड़ी के हिस्से के रूप में कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, जिस तरह कल खबरें आ भी रही थी कि शायद अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर लड़ेगी, ये नाना पटोले की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अभी जो हरियाणा में स्थिति रही है, क्या उसके बाद विपक्ष जो है या महायुति सरकार जो है वो उतना भरोसा कर पाएंगे? तो देखिए, कांग्रेस टू कॉन्टेस्ट 110 to 115 सीट्स इन महाराष्ट्र असेंबली पोल्स, ये नाना पटोले कह रहे हैं। ये हेडिंग है और इसके साथ में नाना पटोले की पिक्चर भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस खबर का मतलब यही कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की तैयारी है कि 110 से 115 सीटों पर महाराष्ट्र चुनाव में जाए, लेकिन हरियाणा चुनावों के बाद शायद ये उतना आसान नहीं होगा। उन 288 सीटों की असेंबली है महाराष्ट्र के अंदर और ऐसे में सिर्फ 115 सीटों पर कांग्रेस का ही चुनाव लड़ना ये अपने आप में उतना ज़्यादा अब पॉसिबल नज़र नहीं आता। हालांकि नाना पटोले इस बात को ज़रूर कह रहे हैं, पर हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या संजय राउत का बयान आता हुआ हो, उसके बाद से इस बात की पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं लग रही है। हालांकि कांग्रेस की तैयारी ज़रूर है इस दिशा में। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि शरद पवार का गुट क्या इस चीज़ पर राजी होगा कि कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं अगर हम बात कर ले उद्धव ठाकरे की, तो उनके अंदर जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, क्या लगता है कि इतना आसान होगा? क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे और यहाँ पर जो मुलाकातों का दौर था, यानी ये महत्वाकांक्षा जो है ये कहीं ना कहीं आगे आ रही है। और आपको याद होगा कि जिस दौरान शिवसेना एक हुआ करती थी, तब भी कुछ खटास ऐसी ही आई थी, मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर हो या फिर कुछ लोगों की शिकायतें जो नहीं पहुंच पा रही थी। तो एक टीज जो है वो जरूर उद्धव ठाकरे के मन में रह गई है, जो वो चाहते हैं कि जब इस बार सरकार अगर उनकी बन जाती है तो मुख्यमंत्री वो हो। लेकिन कांग्रेस इस चीज के लिए राजी होगी या नहीं, तो इसी चीज को लेकर मैं पूजा जिक्र कर रही थी कि अंदर खाने अब भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा सोर्सेस कहते हैं। हालांकि ऑफिशियल ये कब होता है, होता भी है या नहीं होता है, ये वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव में अब वक्त बहुत कम बचा है। और अगर अब ऐसी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी तो हरियाणा वाली स्थिति बन सकती है, जहां पर हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता था, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर आपने भूपेंद्र हुड्डा को देखा हो। ऐसी स्थिति यहां पर ना बनी, इसलिए सब कुछ अब ठीक लेकर चलना होगा। लेकिन कांग्रेस अगर इतनी ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी तो इसे क्षेत्रीय पार्टियां कितना स्वीकार करेंगी, ये सोचने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसी के साथ में चारुल, हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस को अब बहुत ज़्यादा प्रेशर गेम को फेस करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिंदे सेना को भरोसा है कि हरियाणा में भाजपा की जीत से महाराष्ट्र में महायुति को फायदा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये खबर है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने, द हिंदू के साथ साथ अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री और शिवसेना नेता शंभुराज देसाई ने कहा, महायुति के सहयोगियों शिवसेना, भाजपा और राकांपा ने उम्मीदवारों के चयन और साथ में सीट शेयरिंग के लिए ज़मीनी काम पूरा कर लिया है। उन्होंने सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तीनों दलों के समन्वयकों और विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति भी की घोषणा कर दी है और उन्हें सुचारू अभियान संचालन सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर काम करने का काम सौंपा है। श्री देसाई ने कहा, हरियाणा चुनाव के नतीजों से
निसंदेह महाराष्ट्र चुनाव को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने आगे कहा, सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार 3 गठबंधन सहयोगियों शिंदे शिवसेना, देवेंद्र फडणवीस भाजपा और अजीत पवार एनसीपी के नेताओं की ओर से तय किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। शिंदे सेना कॉन्फिडेंट बीजेपीज हरियाणा विक्ट्री विल बेनिफिट महायुति इन महाराष्ट्र। तो ये बहुत स्पष्ट है कि हेडलाइन से कि शिंदे सेना कॉन्फिडेंट बीजेपीज हरियाणा विक्ट्री विल बेनिफिट महायुति इन महाराष्ट्र, यानी एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है जिसे लीड कर रही हैं वो, उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि अभी हरियाणा में जो जीत मिली है बीजेपी को, यानी एग्जिट पोल जिस पार्टी को ये कह रहे थे कांग्रेस को कि वो सरकार बनाने वाली है, नतीजे उलट हो जाते हैं और जीत बीजेपी की झोली में जाती है। और इस वजह से एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है यानी महायुति सरकार जो है वो अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यहाँ पर भी जनता यानी महाराष्ट्र में भी जनता उनके पक्ष में फैसला लेने वाली है। हालांकि देखिए लोकसभा चुनाव की अगर हम जिक्र कर लें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया था और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के चेहरे उस दौरान बता रहे थे कि उनसे जो परफॉर्मेंस की उम्मीद थी वो नहीं हो पाई है। खैर वो लोकसभा चुनाव थे। अब अगर हम बात कर ले विधानसभा चुनावों की तो यहाँ पर ये लोग किस तरह से मुद्दा उठा सकते हैं। तो पूजा यहाँ पर आपको याद होगा कि पार्टी की टूट एक बड़ा रीजन बनकर उभरी थी और असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है, इस पर लगातार सवाल उठने पड़े थे। तो अब ये जनता तय करेगी। शिवसेना ही नहीं बल्कि देखिए अजीत पवार और शरद पवार का जो रार है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। और ऐसे में इस समय महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में जिस तरीके का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के बीच में हरियाणा चुनाव का रिजल्ट अपने आप में एक बार सेट करता है, एक कह सकते हैं माइलस्टोन सेट करता है। और ऐसा इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि देश के अंदर चुनाव के बाद चुनाव होते हैं और एक चुनाव का दूसरे चुनाव पर लोगों की मनोदशा पर इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। और इसी बात को लेकर के महाविकास अघाड़ी इस समय बहुत ज़्यादा आश्वस्त नजर आ रही है कि हरियाणा के जो रिजल्ट्स हैं उनका असर चुनावों में जरूर नजर आएगा। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस ने किया किनारा। ये दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता से छापा है पेज नंबर 2 पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अति आत्मविश्वासी कांग्रेस के साथ जाने के बजाय अकेले उतरेगी। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी अब अकेले लड़ेगी। हम अति आत्मविश्वासी कांग्रेसी और अहंकारी भाजपा से अकेले मुकाबला करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन सहयोगियों को हल्के में ले लिया और अपने अति आत्मविश्वास के कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, फिर भी आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटों की पेशकश की। इसके बावजूद उसे हरियाणा में सहयोगियों के साथ चलना जरूरी नहीं लगा। कक्कड़ ने दावा किया है कि कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन बनाने के लिए इंडिया के घटक दलों के सभी प्रयासों को विफल कर दिया और अपने सहयोगियों के साथ चलना जरूरी नहीं समझा। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि देखिए जिस दौरान हरियाणा में चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस मजबूत थी, तो कांग्रेस ने तरजीह नहीं दी आम आदमी पार्टी को जितनी आम आदमी पार्टी चाहती थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो वक्त सबका आता है। हरियाणा के बाद अब जब बात दिल्ली की हो रही है तो कल प्रियंका कक्कड़ जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारी बारी है तो हम भी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ने भी इस समय अपने तेवर दिखा दिए हैं और ये तेवर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा आश्वस्त है दिल्ली में नतीजों को लेकर, तो उनका कहना है कि सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। सीएमयू की बलरामपुर पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो सप्तमी अष्टमी की पूजा की और उसके बाद अब वो गौशाला पहुंचे। देखिए ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, पूजा अर्चना की उन्होंने और उसके बाद वो फिर गौशाला पहुंचे थे। सीधी तस्वीरें बलरामपुर से दिखाई जा रही हैं। तो देखिए बच्चों से भी, छोटे बच्चों से भी संवाद करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बलरामपुर पहुंचे हैं, यहाँ पर मां पाटन देवी का जो स्थल है
बहुत ज़्यादा मान्यता है माँ पाटन देवी की। माँ पाटन देवी के दर्शन उन्होंने किए हैं, पूजा अर्चना करी है और उसके बाद गौशाला भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बच्चों से भी संवाद करते नजर आए। बिल्कुल, नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा के दिन है, सप्तमी और अष्टमी, क्योंकि उस दिन पूजा कर रहे हैं। इस बार सप्तमी अष्टमी एक दिन है और पहले पूजा अर्चना की, माँ के दर्शन किए, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और गौशाला भी वो गए। गौ माता से उनका प्रेम जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जब वो गौशाला गए थे। गौ सेवा करते हुए आपने अक्सर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा होगा। और ये बलरामपुर से तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ। मां की अर्चना कर चुके हैं और उसके बाद अब बच्चों से मुलाकात करने के बाद गौ सेवा के लिए पहुंचे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आतिशी के जाने के बाद बंगले पर हंगामा हुआ। पीडब्ल्यूडी ने परिसर में ताला लगा दिया। हिंदुस्तान टाइम्स समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है, जगह दी है। तो दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने कल सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले पर ताला लगा दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी कुछ दिन पहले रहने आई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन बेदखल कर दिया गया और उनका सामान हटा लिया गया। विवादास्पद सिविल लाइंस अस्पताल आवास पर विवाद ने राष्ट्रीय राजधानी को एक और विचित्र राजनीतिक झगड़े में डाल दिया है। आतिशी के कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा, बंगले को उपराज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आदेश पर सील कर दिया गया है, जो सीएम आवास पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि घर को सूची के लिए सील कर दिया गया है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे मौजूदा मुख्यमंत्री को आवंटित कर दिया जाएगा और जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक मौजूदा मुख्यमंत्री को ये आवंटित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल इस बाबत पीडब्ल्यूडी की ओर से कहा गया कि दरअसल हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर इस चीज़ में फॉलो नहीं किया गया और इसीलिए आतिशी का सामान जो है वो बाहर निकाला गया। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी ने ताला लगा दिया है और ये कहा गया कि जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा। हमें विजिलेंस विभाग की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब बीजेपी का सवाल है इसमें कि आखिर ऐसा क्या अपने शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने छुपाया हुआ है जो गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से आतिशी को वहां पर भेज दिया गया। दरअसल इसी मुख्यमंत्री आवास में पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल रह रहे थे, जिसमें अब मुख्यमंत्री आतिशी शिफ्ट हुई थी, लेकिन वहां पर एक नोटिस भेजा गया और बकायदा वहां पर ताला लगा दिया गया। आतिशी का सामान बाहर रखा गया और उनका कहना था कि ये प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि इसमें एक तरह से आतिशी जो है वो शिफ्ट हो सकती है। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर नजर आई और आम आदमी पार्टी ये कहते हुए हमलावर नजर आई कि ये सब कुछ उपराज्यपाल के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी के कहने पर हो रहा है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट भी किया और कहा कि जिस दौरान उपराज्यपाल वहां पर शिफ्ट हुए थे अपने आवास पर, तो क्या उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी का प्रोसीजर फॉलो किया था, क्या उन्होंने भी चाबी सौंपी थी। ये तमाम फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की राजनीति में एक और ऐसा मुद्दा हो गया है कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, केंद्र ने ओप प्रेडिएटर ड्रोन्स के लिए महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। हिंदुस्तान टाइम्स समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने कल 2 परमाणु संचालित पारंपरिक स्ट्राइक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण और अमेरिका से जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडिएटर फायरिंग मिसाइल ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक CCS ने SBS-3 कोड नेम वाले एक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें
भूमि और समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक एकीकृत मुख्यालय के तहत रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि DSA की ओर से कई उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। उपग्रहों का उपयोग सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों की ओर से किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं अब, और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में लैंडफिल साइट के आसपास का भूजल 10 गुना प्रदूषित है। इस खबर को दैनिक जागरण ने तरजीह दी है। दिल्ली में कचरे के पहाड़ हवा नहीं भूमिगत जल को भी जहरीला बना रहे हैं। राजधानी की तीनों लैंडफिल साइट्स के आसपास के भूमिगत सामान्य की तुलना में 10 गुना अधिक अशुद्धियां पाई गई हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भूमिगत जल की गुणवत्ता में 9 मुख्य पैमाने में से ज्यादातर पर यहां का पानी फेल साबित हुआ है। अब यहां पर देखिए पूजा, सबसे अहम चीज है कि ये कहा जाता है कि ये जो भी लैंडफिल साइट्स हैं, इसके आसपास जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी बीमारी से जरूर ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ये पानी आप देख सकते हैं वहां पर जो है वो सब कुछ जहरीला कर रहा है। पानी जो हमें जीवन देता है वो पानी प्रदूषित है। उसकी वजह से आसपास आप लैंडफिल साइट की बात कर लें तो वहां पर हवा प्रदूषित है, लोग जो सांस ले रहे हैं उसमें प्रदूषण जा रहा है। यानी आसपास पानी का जो लेवल है वो आप देखिए कि वो किस तरह से प्रदूषित हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके सामने समस्याओं का एक पहाड़ है। ना तो स्वच्छ हवा मिलती है, ना स्वच्छ पानी मिलता है। तो ऐसे में उनमें भी कई प्रकार की बीमारियां जो है वो जन्म लेने लग जाती हैं। बिल्कुल, फिलहाल सुर्खियां अखबार की में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।